ग्रामीण भारत, वो गांव, वो इलाके, वो गलियां, वो तालाब, वो स्कूल और वो आंगनबाड़ी केंद्र, एक व्यवस्था और एक ऐसा ढांचा जो 68 बरस बाद भी निर्माणाधीन है। साक्षरता के शून्य से शुरू होने वाला विकास अधर और व्यापक समस्याओं का आज केंद्र है, तो क्यों? सवाल बड़े हैं, लेकिन इन सवालों को शैक्षणिक रूपरेखा में बदलने की अब एक कवायद आज से शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव एक्ट संशोधन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सरपंच के पढ़े लिखे होने की शर्त को जायज बताते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अब हरियाणा में पढ़े लिखे लोग ही पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। कोर्ट के फैसले में सामान्य वर्ग के लिए 10वीं पास, ओबीसी के लिए 8वीं पास और अनुसूचित जाति के लिए 5वीं पास होना जरूरी है। इससे पहले 15 सितंबर 2015 को पंचायत एक्ट में संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके पीछे बहस का मुद्दा ये था कि चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की शर्त को जोड़ा जाए या नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक सामान्य वर्ग के लिए 10वीं और अनुसूचित जाति एवं महिलाओं के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा बिजली बिल बकाया ना होने, बैंक का लोन ना चुकाने और गंभीर अपराधों में चार्जशीट होने वाले लोग भी चुनाव नहीं लड़ सकते। हम आयोग अभी तुरंत ही सरकार से पुनः सहमति के लिए पत्राचार करेगा और जैसे ही सरकार से सहमति प्राप्त हो जाती है तुरंत उसके बाद फर्स्ट फेज के आगे की प्रक्रिया तथा सेकंड और थर्ड फेज के लिए सभी के लिए डेट ऑफ पोल और वो सारी की सारी डेट का शेड्यूल शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की 43% जनता पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस आंकड़े को गलत बताया है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा सरकार के आंकड़े अधूरे हैं। हकीकत में इस फैसले के लागू होने से राज्य की 67% जनता चुनाव लड़ने के अपने अधिकार से वंचित रह जाएगी। सरकार द्वारा तय की गई सभी शर्तों में मनमानी नजर आती है, जिसे लागू करना व्यवहारिक नहीं हो सकता। वहीं सरकार की तरफ से इस पर भी दलील दी गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि सरपंच गांव का आदर्श होता है। ऐसे में सरपंच पढ़ा लिखा होगा तो गांव के बाकी लोग भी उससे प्रभावित होकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। सरकार की दलील सुनने में भले ही अच्छी हो, पर सवाल है कि आखिर ये मुमकिन कैसे होगा। हरियाणा में 67% जनता सरकार द्वारा तय की गई शर्तों पर खरा नहीं उतरती, यानी कि चुनाव में सबकी सहभागिता मुमकिन नहीं है। हरियाणा के हर तीसरे गांव में कोई बड़ा स्कूल नहीं है, जहां है भी तो वहां अध्यापक नहीं है या फिर बच्चे पढ़ने नहीं आते। बिजली बिल बकाया और बैंक लोन नहीं चुका पाने की भी शर्तों को इसमें जोड़ा गया है, लेकिन इन शर्तों का चुनाव से दूर दूर तक कोई संबंध नजर नहीं आता। तो वहीं शौचालय निर्माण पर शपथ पत्र देने की शर्त भी तर्क संगत मालूम नहीं पड़ती। हरियाणा सरकार कोर्ट के इस फैसले के बाद से उत्साहित है और सीएम खट्टर अब विधानसभा चुनाव में भी इस कानून को लागू करने की बात कह रहे हैं। जानकारी हम आपको इस अवसर पर बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे इस बिल को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और आज हमारा प्रदेश हरियाणा का एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जिसके बारे में कहा गया है कि ये निर्णय केवल हरियाणा में लागू नहीं बल्कि जज ने कमेंट किया कि पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, ऐसी टिप्पणी भी की गई है। तो इस अवसर पर आज इस दिन को मैं ऐतिहासिक दिन मानता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ। कोर्ट की मंजूरी के बाद अब इतना तो तय है कि आपका सरपंच पढ़ा लिखा ही होगा, पर सवाल अभी भी वही है, क्या पढ़ा लिखा सरपंच ग्रामीण विकास की नई कहानी को नए तरीकों के साथ लिख पाएगा या फिर सरपंच पति कल्चर जारी रहेगा। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ, और मुद्दा काफी अहम है क्योंकि सुप्रीम फैसला जो सरकार के लिए एक तरह का वरदान बनकर आया। आज खुशी का माहौल है, बदलाव की बयार है, लेकिन इस बदलाव से क्या हकीकत बदलेगी? क्या जमीनी जो हकीकत है वो बदलेगी? कितना विकास गांव में हो पाएगा? पढ़े लिखे जब सरपंच बनेंगे, इस पूरी व्यवस्था से कितना बदलाव और कितने बदलाव की हम उम्मीद करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। और दूसरा ये कि इसके बाद क्या अब आगे विधानसभा या दूसरे चुनाव में इसकी पहल होगी, ये बड़ी बात है जिस पर आज हम जरूर बात करना चाहेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर अनंत राम हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनिल आर्या जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार। सूरजपाल अम्मू बीजेपी से, सतवी डागर कांग्रेस से हमारे साथ। सभी का नमस्कार। आर्या जी, एक बड़ा फैसला आज सरकार के लिए, और अब की बार तो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन सरकार के लिए है, और इसीलिए खुशी भी सभी बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर देखने को मिली, और ये भी अब लगने लगा है कि बहुत जल्द चुनाव हो जाएंगे जिनका इंतजार था। कितना बदलेगा इससे सब कुछ? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी में जो एक माहौल चल रहा था, बड़ी कार्यकर्ता भी असंतुष्ट थे और एक बड़ा बुझा सा माहौल चल रहा था, डिप्रेशन का माहौल था, और उसमें अचानक एक जीवन दान और एक संजीवनी बूटी बीजेपी को मिल गई। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है या बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बार बड़े खुश होंगे। और अभी जो मिठाई खाने के बाद आज उनके शब्दों से मिठास ज्यादा झलकने वाली, और जो कारों पे झंडी लगने की तैयारियां हो रही है चेयरमैनशिप के लिए, हाँ। वो शायद और इजी हो जाएगा, हाँ। बीजेपी को, क्योंकि उत्साह बीजेपी में, हाँ। जहां तक बदलाव की बात है, मेरा मानना ये है कि निश्चित तौर पे हमारे जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे होने चाहिए, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो नगर निकाय संस्थानों के हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों। अगर गांवों के पंच सरपंच पढ़े लिखे होंगे, महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, तो गांव का विकास और बेहतर ढंग से कर पाएंगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो विकास नहीं कर पाते, अब तक नहीं हुआ। तो 4 शर्त गवर्नमेंट की थी, वो अच्छी शर्त थी, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन जो टाइमिंग थी, मैंने पहले भी कहा था, सवाल उस पर खड़े हो रहे थे कि ये टाइमिंग अब नहीं होनी, डिले करने के लिए, या फिर वक्त नहीं दिया गया लोगों को प्रिपेयर होने के लिए। अगर 1 साल का वक्त मिलता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। 24 जुलाई को आपकी समय खत्म हो रहा है और 11 अगस्त को आप लागू कर रहे हैं। ये जो टाइमिंग थी, आप अगली बार इसमें कर देते, लेकिन चूंकि कोर्ट का फैसला आ गया है तो इसका कोई मतलब नहीं। अनंत राम जी, टाइमिंग पर एक बड़ा सवाल उठा था, तब ये बातें हो रही थी कि सरकार डिले करना चाहती थी, अब इतनी उत्साहित है कि फौरन चुनाव करना चाहती है। अब ऐसा देखिए, इससे एक लाभ तो ये हुआ कि अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो गई, हाँ। चुनाव को ले, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि टाइमिंग के आपने प्रश्न उठाया, कि टाइमिंग निश्चित रूप से 73rd अमेंडमेंट के बाद ये हर राज्य सरकार का दायित्व है कि चुनाव 5 साल की अवधि पूरा होने से पहले करा लिए जाएं, जो कि नहीं कराए गए और लगभग 6 महीने लेट होने जा रहे हैं, 6 महीने। तो अब तीसरी इनकी तरफ से ये आ रहा है कि पहली जो उसकी वो थी, वो तो लागू कर जाएंगे, जिसकी घोषणा पहले कर चुके थे, नोटिफिकेशन हो चुका था, हाँ। उस पहले चरण के चुनाव को यथावत ये रखने जा रहे हैं। इनके इलेक्शन कमिश्नर का राजीव शर्मा का बयान आ चुका है, हाँ। कि उसका मतलब ये है कि उसमें वो समय भी उनको दिया जा चुका है, हाँ। तो भी 21 दिन का जो निर्धारित समय है, हाँ। उसके अनुसार भी पहले हफ्ते जनवरी से पहले तो नहीं। मैं यहाँ CPS विर्क जो है उनका बयान ऑलरेडी आया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में जो है चुनाव करवाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। एक बार वो सुना भी देते हैं, फिर अम्मू जी के पास चलेंगे कि अब क्या। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, हम सब उसको माननीय है और बहुत बढ़िया फैसला दिया है। अब इसी फैसले के इंतजार में सारे हरियाणा प्रदेश के हमारे लोग बैठे हुए थे, तो ये फैसला आने से अभी चुनाव योग से आज ही बात हो जाएगी। तो आज बात होने के बाद जल्दी डेट रखी जाएगी और हम इसी कोशिश करेंगे कि इसको जनवरी के पहले वीक में हम ये चुनाव कराने की प्रपोजल बना के हम। जी आमू जी, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे आज पूरे प्रदेश के लिए खुशी की बात है। आज वो खुशी आपके चेहरे पे झलक भी रही है। हाँ। देखो, जिस मुद्दे के ऊपर हम आपसे, वो मिठास आपके शब्दों में भी आज है। अब कितनी मिठास इस बदलाव से गांव के विकास में आती है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर मैं आऊंगी बाद में। पहले आप अपनी बात कह दें। नवजोत, पहली बात तो यह है कि जिस निर्णय को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मनोहर सरकार ने जो सोचकर ये निर्णय विधानसभा के अंदर पास किया था,
आज उस निर्णय के ऊपर देश की सर्वोच्च संस्था ने, सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोहर लगाई है। और ये हरियाणा का ये निर्णय, विधानसभा का, हरियाणा सरकार का ये निर्णय पूरे प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इसकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए, मैं ये नहीं कहता, अनिल आर्य जी ने जो बात कही निश्चित तौर पे बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं था कि जो लोग कम पढ़े लिखे थे या जो लोग अनपढ़ थे वो विकास नहीं कर पा रहे थे, निश्चित तौर पे वो भी कर रहे थे। परंतु इस निर्णय से कम एक नौजवान पीढ़ी को, एक पढ़े लिखे लोग को, एक माताओं बहनें जो घर में पढ़े लिखे होने के साथ साथ काम भी करना चाहती थी, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की संस्था को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी को मैं बधाई देना चाहूंगा और हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहूंगा आपके चैनल पर। अभी जो अमुजी बात हुई है, जैसे इन्होंने कहा मिस्टर विर्क ने भी कि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव करवाने की पूरी कोशिश होगी, अब इतनी जल्दी भी सरकार कर रही है, क्या कहना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ये जो चुनाव है ये बिल्कुल तय है, घोषणा कितने दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या बातचीत? देखो नवजोत, क्योंकि हम लोगों ने वादा किया था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा हम तुरंत चुनाव की प्रक्रिया, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। चुनाव आयोग के जो राजीव शर्मा जी चुनाव आयुक्त है, जो उन्होंने कभी कहा कि जैसे कल वो सरकार को कहने वाले हैं, लिखने वाले हैं, निश्चित तौर पे प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री हैं प्रकाश धनखड़ जी, मैं पूरे दिन उन्हीं के साथ था, आपके चैनलों पर भी वो थे, क्योंकि उनकी बात हो चुकी है, लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। वो अपने चुनाव आयोग उनसे जो भी उनका लिखित में जवाब मांगेंगे, उनका काम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार चुनाव आयोग का भी है और हरियाणा सरकार भी तुरंत तैयार बैठी है कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। क्योंकि प्रक्रिया पहले ही काफी डिले हो चुकी है, हम नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया तो यानी कि ये उम्मीद है कि जनवरी के पहले हफ्ते में जिस तरह से वो कह रहे हैं चुनाव हो जाएंगे, ये बड़ी बात है। जैसे कि प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो रही थी, 21 दिन कम से कम हमारे को इस प्रक्रिया के लिए चाहिए। अगर 21 दिन चाहिए तो ये जनवरी फर्स्ट वीक में ही चुनाव, मुझे ऐसा लगता है हो पाएगा। सतवी डागर, ऑपोजिशन बड़ा इस बात का मुद्दा बना रही थी कि ये जो शर्तें लागू हुई हैं इससे नुकसान होगा, लेकिन अब सुप्रीम फैसला जो आया है वो मनोहर सरकार के लिए मनोहर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो ध्यान, डेफिनेटली सरकार इसका भी पूरा फायदा उठा रही है कि जो ध्यान और जो विवादों से घिरी थी सरकार, वो पूरा ध्यान अब बट जाएगा सरकार के उन मुद्दों से और पूरा का पूरा ध्यान अब पंचायती चुनाव पर शिफ्ट होने वाला है। तो एक बड़ा रिलीविंग पीरियड जो है इस वक्त सरकार को, इस वक्त नए साल पर ये जो तोहफा है ना वो मिल गया है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैडम जी, बात ये कोर्ट के फैसले पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, उस पे हम भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोर्ट का तो सबको मान्य है, परंतु जो हमारी एक प्रक्रिया है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसमें उन लोगों का क्या कसूर है। अगर ये ऐसी बात थी तो इनको बीजेपी को अपने एजेंडे में रखना चाहिए था, विधानसभा के चुनाव की बात है, उसमें इनको क्लियर करना चाहिए था। ये उन लोगों के साथ भी अन्याय है। कोई ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा ही बहुत विकास कर सकता है या बहुत कुछ तरक्की वो लेके आएगा या वही अच्छा एक विकास की पॉलिसी बना सकता है, अनपढ़ आदमी नहीं बना सकता। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। और जो गांवों में जो एजुकेटेड नहीं है लोग और जिनका जो सामाजिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो बहुत बेहतर भी साबित हुए हैं पढ़े लिखे लोगों से, ऐसी बात नहीं है। तो ये उन लोगों के साथ भी एक अन्याय है, सरकार को उनकी तरफ भी सोचना चाहिए। एक मिनट मैडम, ये बात पूरी नहीं मेरी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मनोहर की जो मनोहर घड़ी आ गई, मैं नहीं समझता। ये इसके पीछे तर्क दूसरा है। अब तक बीजेपी सरकार का जो मतलब बेड़ा गर्क हुआ है, इतनी जल्दी किसी सरकार का नहीं हुआ। मुझे मेरी बात पूरी होने दें। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को डर था कि हमारी स्थिति बहुत खराब है। जैसा कि अभी आर्य जी ने कहा कि गलत टाइम पे अधिसूचना वो जारी की गई एजुकेशन वाली, जब 24 जुलाई को सारा अब ये पूरा टाइम इनका हो गया। अगर इनकी नीयत और नीति साफ थी तो इनको बहुत पहले ये सारा सिस्टम लाना चाहिए था। कहीं ना कहीं मनोहर जी, इनकी जो बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा सरकार की है, इनको डर था कि हमारा बेड़ा गर्क होने जा रहा है। वो किसी ना किसी तरह इस चुनाव को बहुत लंबा खींच के कोर्ट की प्रक्रिया को कई बार कोर्ट ने इनको समय दिया। अगर इनकी नीयत और नीति साफ थी तो ये फैसला तभी हो जाना चाहिए था। नवजोत, मुझे इनकी शब्दावली के ऊपर, कांग्रेस के मित्रों के ऊपर तरस आता है। बेड़ा गर्क किसका हुआ है हरियाणा की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, परंतु हाँ, कांग्रेस का देश की आजादी के बाद से अब तक जितनी बुरी हालत में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता आगे हैं, पूरा देश देखता है, प्रदेश देख रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो पंचायत चुनाव के विषय में जो बात कही, ये मैं एक बात करूँ, ये कहना क्या चाहते हैं। इन लोगों ने देश की आजादी के 68 साल में हरियाणा को
ये साक्षर नहीं कर पाए, इसकी भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये हरियाणा में किस प्रकार का सिस्टम लागू करना चाहते हैं, इनको क्या तकलीफ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो निर्णय दिया है जिसका पूरे देश ने स्वागत किया है, इसमें उनको भी आपत्ति है। अरे भैया, अगर आपको लगता है कि हमें केवल अच्छी बातों का विरोध करना है तो ये अच्छे विपक्ष की ये सही बात नहीं है। मैडम जी, नवजोत जी, देखिए कोई उस बात का कोई विरोध नहीं कर रहा है। जो आप बात कहते हैं कि हरियाणा का इतने टाइम में कांग्रेस ने किया, पहले तो आप अपना मैथमेटिक्स ठीक करिए। आपके पास यही नहीं पता, आप 2 बार चौटाला साहब के साथ, बंसीलाल के साथ आपने कितना बेड़ा गर्क किया, पहले वो भी आप रखिए जनता के सामने। आप ये मत कहिए कि केवल कांग्रेस का राज रहा है। अब आपके सामने जब आपकी सरकार है, हरियाणा का रिजल्ट कितना अच्छा है, आपने क्या करके दिखाया हरियाणा को। नवजोत, मुझे तो एक बात का आश्चर्य है, इन लोगों को हमारे गठबंधन की चिंता है। आज ये कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस की बी टीम, इनेलो की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं एक बात आती कि आप लोगों ने हरियाणा के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर, और उससे पहले आपकी अनेक बार सरकार रही, आप लोगों ने हरियाणा को कहा, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाह रहा। आप लोग क्या, आप गलत कह रहे हैं। हरियाणा को क्या देना चाहते हैं? ये आप गलत कह रहे हैं। हरियाणा को साक्षर बना के हरियाणा के गांव में, देखिए किसान की मौत होती है, एक मिनट, आपका मंत्री कहता नाचने को नहीं कर रहा है, आप कहते हैं आपका मंत्री मरे हुए का चेक दे रहा है, ये तो आपकी साक्षरता है, ये तो आपकी सरकार की पारदर्शिता है। क्या कह रहे हैं आप दोहरा रहे हैं? नहीं, मैं पुरानी, ये तो ताजा उदाहरण है, मैं पुरानी ताजा उदाहरण है, ये तो अभी कल परसों की बात है। मरे हुए को चेक दे रहे हो, जो आदमी इस दुनिया में नहीं है, ये तो आपका, अरे आपने तो मरे हुए के पैसे अपने घर में रख लिए भैया, हम लोगों ने चेक नहीं, क्लैरिकल मिस्टेक है, बात हो चुकी है। परंतु नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात गलत, आपके चैनल में वो बात बड़ी प्रमुखता से दिखाई है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। परंतु अगर पंचायत के चुनाव में अगर सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार की बात पर ठप्पा लगा दिया तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे मानते क्यों नहीं हो भैया? हमारी पेट में कोई दर्द नहीं है, आपको मानना चाहिए। पेट में कोई दर्द नहीं, आप गलत कह रहे हैं। किसी के भी पेट में दर्द हो, आपके तो अभी जो दर्द है वो सारे हट गए हैं, तो क्या अब ऐसी पहल आगे विधानसभा चुनाव में भी होगी? बीजेपी ये स्टैंड लेगी कि किसी अनपढ़ को हम टिकट नहीं देंगे? कम से कम पार्टी तो ये स्टैंड लेगी। मेरा बड़ा सवाल ये है, प्रिंसिपल्स की बातें कर रहे हैं। मैडम मैं वही कह रहा हूं, आज के मंत्री देखिए ना, आज के मंत्री देखिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ नवजोत। मैंने आपके चैनल पर बैठकर आप ही के साथ बातों में कही थी, देखो इसके बाद नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो हमने पंचायती राज में लागू किया, हम लोकल बॉडीज के अंदर भी, नगर निगम नगर पालिकाओं के अंदर, नगर परिषद के अंदर यही कानून लाने जा रहे हैं। आप जो विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये देश की लोकसभा में जो कानून बनेगा, और मैं समझता हूँ जब हमने लोकसभा में जो कानून बनेगा वो अलग बात है। हरियाणा बीजेपी अपनी पार्टी के लिए मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, किसी को ऐसे टिकट मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मेरा बड़ा हरियाणा का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, बीजेपी अपना प्रिंसिपली डिसाइड करेगी। हरियाणा का नवजोत, हमने जो चाहा वो हो गया। बीजेपी प्रिंसिपली डिसाइड करेगी कि वो आगे किसी अनपढ़ को टिकट नहीं देगी। क्वालिफिकेशन विल बी अ बिगर क्राइटेरिया फॉर बीजेपी फॉर गिविंग टिकट। हम कांग्रेस, यस और नो, हम बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। बेटा आप सहमत हैं या पूरी पार्टी सहमत है? अरे भैया मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पूरी पार्टी मैं आपकी तरह आके नहीं बैठा यहाँ पर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी तरह आके नहीं बैठा डागर साहब, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं इस प्रकार गलत कह रहे हैं आपको। मैं फिर कह रहा हूँ, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? आप हर बात को कह रहे हैं, हर बात को नकारते हैं आप अम्मू जी। आप कहते करेंगे, आपका तकलीफ क्या है? नहीं, आपका एचआर सेंटर में 12वीं पास है। अरे आज के विषय पर चर्चा करो, क्या लेके जा रहे हो? आज के विषय को रुक जाइए, सबर कीजिए। इनेलो से गंगा जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लें, इनेलो को। गंगा जी नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो, चलिए दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अनंत राम जी, छोटा सा इनके सवाल को अपना अम्मू जी से कि देखिए, जहाँ तक नगर निगम की बातें हैं, नगर निकाय की बात है, वो तो इनके हाथ में कानून पास करना। उसमें तो इनके अब इन्होंने मानना है कि उसमें लागू करेंगे, ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहे हैं, सीएम भी कह चुके। मैं एक बात और है, क्या विधानसभा के अंदर जो इनका स्पष्ट बहुमत है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा है, ऐसा रेजुलेशन लेके आएंगे कि हम विधानसभा में भी आगे इस के पक्ष में
पक्ष में चलो ऐसा रेजुलेशन लेके आएंगे। मैं प्रोफेसर अनंतराम जी अब बहुत बुद्धिमान हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, विधानसभा के अंदर जो निर्णय होने होते हैं, प्रदेश के अंदर जो भी कानून बनता है प्रदेश की विधानसभा बनाती है, परंतु विधानसभा के चुनाव में कौन कौन चुनाव लड़ेगा ये देश की लोकसभा ने और देश की राज्यसभा ने तय करना होगा। आप रेजुलेशन हम पास लोगों करके भेज रहे हैं, आपसे क्या करूं, पहले राज्यों से जाएंगे। हमने जब शुरुआत पहली सीढ़ी से करी है, हम पंचायती राज, मेरा तो उससे अलग हटके था कि बीजेपी कम से कम प्रिंसिपली ये डिसाइड करे कि वो किसी अनक्वालिफाइड को नहीं करेंगे। अनिल आर्य जल्दी से, उसके बाद रणबीर गंगवा मेरे साथ जुड़ के उनके पास चलेंगे जी। जो बात नवजोत ने कही है उस बात के समर्थन में बीजेपी को आना चाहिए और कहना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपकी पार्टी मानती है कि हम बदलाव चाहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं वो पढ़े लिखे हों, तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि लेना चाहिए। जो अनंतराम जी कह रहे थे कि अगर विधानसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपकी पार्टी के अंदर आप महिलाओं का आरक्षण की बात करते हैं कि 33% टिकट महिलाओं को दी जाए, लेकिन नहीं होता है। लेकिन वो कितना होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप अपनी पार्टी के अंदर तय कर देते हैं कि हम इतने प्रतिशत टिकट महिलाओं को देंगे और हम किसी भी अनपढ़ जो आपने क्राइटेरिया लगाया है कि उससे थोड़ा सा बढ़कर, तो एक अलग मैसेज जाएगा कि समझ में आएगा। एक प्रेसिडेंट बनेगा, बहुत अच्छी बात, उदाहरण बनेगा। अनिल जी, जब हम पंचायती राज और लोकल बॉडी के चुनाव की बात करते हैं कि उसके अंदर शिक्षित आदमी होनी चाहिए, तो हम विधानसभा और लोकसभा के अंदर क्यों नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। और हम इसकी वकालत, जो नवजोत ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं दावे के साथ मैंने उनकी बात का हाँ में जवाब दिया है। कारण कि जब हम नीचे से शुरुआत करते हैं ऊपर से क्यों ना हो, लेकिन मुझे होनी चाहिए। आपकी पार्टी की कथनी करनी बड़ा, बिल्कुल नहीं अनिल जी भी कहा था कि 33% टिकट अनिल जी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उस विषय से अगर हम भटकेंगे, विषय सारे प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं। नवजोत, आपका मतलब ये है, अनिल आर्य जी का और आपका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ तो मुझे पिछले सारे के सारे एजेंटों को देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अब होगा, कम से कम जो नहीं हुआ अब होगा, निश्चित तौर पे होगा। हम ये कह रहे हैं अगर नहीं हुआ तो अब होगा। ये आप हम लोगों ने जो शुरुआत की है, निश्चित तौर पे हम जिस मुद्दे को लेकर चले हैं, हमने पूरे देश को दिशा देने का काम हरियाणा सरकार ने, मनोहर सरकार ने किया है। निश्चित तौर पे यह विषय बड़ा गंभीर विषय, इस पर भी दिशा देने की बात हमने की है, समाज में बदलाव की बात हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब हम अपने घर से उसकी शुरुआत करते हैं और एग्जाम्पल सेट करते हैं। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। तो अगर प्रिंसिपली आप ये डिसाइड करते हैं कि कम से कम कोई और करे ना करे, कानून बने ना बने, बीजेपी किसी भी अनएजुकेटेड को आगे टिकट नहीं देगी, तब हम एक बड़े बदलाव की और प्रिंसिपली उन चीजों की बात हम करते हैं। कही गई है शौचालय की बात हो, बिल्कुल वो बेसिक चीजों की बात। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पांचों के पांचों शर्तों को माना है, और सुप्रीम कोर्ट ने देखिएगा इतने दिनों इनकी चर्चा चली, बहस चली, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सोच समझ के जो निर्णय दिया है, ये हम हर हरियाणा वासी को खुशी का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो ठप्पा लगाया है, हम सबको खुशी राजनीतिक है। यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर हम प्रिंसिपल की बात करें। चलिए रणबीर गंगवा को एक बार मैं शामिल करना चाहूंगी, पहले भी उन्होंने इंतजार किया था। गंगवा जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का पंचायत चुनाव को लेकर आया, क्या कहेंगे आप? जाहिर तौर पर फैसले पर तो टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन अब कितना बदलाव, एक शिक्षित जो सरपंच आएगा या जो शिक्षित लोग चुनाव लड़ पाएंगे, कितना बदलाव अब आप देखते हैं? या फिर उन लोगों का क्या जो काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे लेकिन उन्हें लगता है कि शिक्षा नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, तो अब वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे बहुत सारी चीजों से, वंचित हो जाएंगे। देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम फैसले का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी है और उसने जो फैसला दे दिया ठीक है, लेकिन इस हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य कहूंगा मैं कि ऐसी सरकार बनी लोगों की भावनाओं के। थोड़ा सा जोर से बोलिए गंगा जी, आपकी आवाज कम आ रही है। विधानसभा के अंदर जो कानून वैसा लेकर के आए, रणबीर जी आपकी आवाज कम आ रही है। चलिए एक बार दोबारा से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर, कितना बदलाव अब हम देखते हैं गांव के विकास में, कितना बदलाव, और उन लोगों का क्या? जैसे मेरी कुछ लोगों से मेवात के रीजन में बात हो रही थी जहाँ पे सबसे कम अनएजुकेटेड लोग हैं, अब वो लोग कैसे अपने आप को निग्लेक्टेड फील करेंगे, या फिर वो इन सब चीजों से वंचित सिस्टम से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उसका क्या? देखिए नवजोत, मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रोविजन हुआ है और पढ़े लिखे लोग आएंगे तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक बदलाव
होना चाहिए। ये उम्मीद की जा रही है और यही वजह है कि तमाम पार्टीज और तमाम जो बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं इस बात को मान रहे हैं कि ये जो फैसला है अच्छा फैसला है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या जो उम्र दराज हैं या जो अनुभवी लोग हैं, अगर उनका और पढ़े लिखे लोगों का एक समन्वय हो जाए तो मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र का एक समन्वित विकास होगा और समेकित विकास होगा और अच्छा होगा। इसके लिए करना ये पड़ेगा कि गांव के जो पढ़े लिखे लोग चुन के आएंगे उनको पूरी तवज्जो उन लोगों को भी देनी पड़ेगी जो अनुभव रखते हैं, जो ज्ञान रखते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए आगे आना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। ये चीज कानूनी तौर पर नहीं होगी, ये स्वतः उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो एक बहुत बड़ा टकराव होगा जो बड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। कम से कम आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो बात कही कि उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा और ये ना हो कि वर्ग बन जाए दो। लेकिन मैं उसी को एक प्रोविजन है इसमें आपके पंचायत एक्ट में कि ग्राम सभा की मीटिंग होगी और वो कम से कम साल में 2 बार तो जरूर होगी और ग्राम सभा में केवल निर्वाचित सदस्य नहीं होते, पूरी ग्राम सभा। तो वो अवसर होगा कि उनकी राय ली जाए, उनको साथ जोड़ा जाए ताकि वो नेग्लेक्टेड या वंचित फील ना करें और उनको साथ लिया जाए। इस प्रोविजन को पूरी तरह से प्रैक्टिकल रूप में लागू करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर 2 बार तो ग्राम सभा की मीटिंग होगी। हाँ जी, लेकिन अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि हाँ जी उन ग्राम सभा की मीटिंग का वेट ना करें तो गांव ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा क्षेत्र है और उससे पहले कोई ऐसी एक समिति बना लें। बिल्कुल इसमें एक बात और जोड़ रहा हूँ, आपकी बात में एक बात और जोड़ रहा हूँ। नवजोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बहुत स्पष्ट बात कही है। हम एक ना रूरल ऑडिट कमेटी जो ग्राम पंचायत जो भी मीटिंग में बजट या कोई भी प्रस्ताव पास करेंगे या कोई भी सड़क या पंचायत घर या कोई भी स्टेडियम बनाने की बात करेंगे तो उसके लिए भी एक रूरल ऑडिट कमेटी स्पेशल बनाई जा रही है। जो ऑडिट, क्योंकि पहले जो होता था, पहले जो पंचायत के अंदर पैसा आ रहा है परंतु लग नहीं पाता था, परंतु वो पैसा जो आए वो प्रॉपर लगे और उसी काम में लगे, उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने निगरानी समिति नहीं, ये ऑडिट कमेटी ये स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। और मैं समझता हूँ अगर पढ़ा लिखा पंच और उसकी टीम पढ़ी लिखी जाएगी तो निश्चित तौर पे ऑडिट कमेटी भी, और जो आपने कहा कि जो एक आपस में जो मिलजुल कर एक निर्णय होता है तो निश्चित तौर पे उसको गति मिले। डागर जी, कितना बदलाव देखेंगे इसके बाद? देखिए मैडम, बदलाव तो वक्त बताएगा अभी तो। हाँ। कोर्ट का फैसला है, सबको मान्य है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो। हाँ। परंतु जो भविष्य की बात है, हाँ, वो गाँवों में जो अभी अंतराम जी आर्य साहब जो कह रहे हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जो अनुभवी लोग हैं उनका उस गांव के अब तक के इतिहास में बहुत सहयोग रहा है, किसी भी जो योगदान भी रहा है और हर तरह से उनका सहयोग भी रहा है उसमें। तो वो बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चीज का विकास करना है तो अभी जैसे अम्मू जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का कोई चीज नहीं उठाएगा तो शायद हो सकता है आप भी कहीं गलत उस पे जाओगे। उठानी चाहिए ना, तो वो बहुत जरूरी है। उन लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। कहीं वो ऐसा ना हो कि वो उपेक्षित अपने आप को महसूस करें कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, और ये निश्चित तौर पे ये बात उभर के आएगी। एक संशय छोटा सा ये है जी, जैसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया, शो पीस की तरह सारे रख दिए गए कई गाँव में बीजेपी की उस सीख लेकर जो नवनिर्वाचित पंच सरपंच हो ऐसे को मार्गदर्शन मंडल बनाकर उनको खुडे लाइन न लगा दे। हाँ। नवजोत, ना तो मार्गदर्शक मंडल भाजपा में खुडे लाइन लगा है। हाँ। मैं अनिल जी की बात, क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। और इस प्रकार की ना बात है। नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली आप क्या जानते हो मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहती है और अपने लोगों को सम्मान कैसे देना है हमें आता है। और एक मिनट, रणबीर गंगवा से हम बात कर रहे थे, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार उनसे दोबारा बात करेंगे। गंगवा जी, अपनी बात कहिए आप। जी, मैं तो ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमें सर्व मान्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये जो मौजूदा सरकार है, हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि गलत समय के ऊपर ये ऐसा कानून लेकर के आई जिससे जो मेजोरिटी जो लोग हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं, वो चुनाव से वंचित हो गए। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक अभी मैं चर्चा मुझे थोड़ी सी सुनने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अंदर तो शामिल करे। अभी जो पीछे इन्होंने टिकट दिए क्या सभी पढ़े लिखे लोगों को दिए हैं क्या? हाँ। लेकिन ये तो केवल और केवल एक तरह से मैं ये कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ ये कानून बना करके, क्योंकि विधानसभा के अंदर कोई कानून आ गया और वो विधानसभा के अंदर बन सकता है और उसके ऊपर मोहर लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हाँ। लेकिन ये लोगों के साथ निश्चित तौर पर अन्याय हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और इसमें ये जो हमारे जो गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम करते थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो ये तो सारे मिलजुल करके जो काम करते थे। और आज भी मैं ये नहीं समझता कि इससे कोई ज्यादा बड़ा बदलाव आने वाला है। के मित्र जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है नवजोत, उसको नहीं मानते और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये इनेलो पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अभी इस समय किया आपके चैनल पर, अरे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया भैया, क्या आप उसको नहीं मानते? अगर आप नहीं मानते तो ये इनेलो के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य का विषय है। आप इनेलो के मित्रों को मैं कहना चाहूंगा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हमको आगे आना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया तो आप उसका विरोध कर रहे हैं क्या? लेकिन गंगवा जी आप क्या बोल रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। आपको इस प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आप चैनल पर बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता आपको ये शब्द बोलने चाहिए, मुझे आपत्ति है इस बात पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों मेरे दोस्त, मुझे आपकी शब्दावली के ऊपर जो आपने सुप्रीम कोर्ट के विषय में कही है, मुझे इसके ऊपर आपत्ति है। अच्छा चलिए एक थोड़ा सा और आगे बढ़कर बात करते हैं। ये जो टाइमिंग है, पहले मेरा बड़ा सवाल, पहले टाइमिंग पर बात उठी थी कि सरकार ने गलत टाइमिंग पर ये फैसला लिया क्योंकि चुनाव को डिले करना चाहती है। अब बहुत जल्दी है चुनाव करवाने की, क्या अटेंशन डाइवर्ट करने की भी बात है एक, या फिर इस वक्त अभी एक रिलीफ जरूर सरकार को मिलेगा जितनी कुछ चीजों में घिरी हुई थी सरकार? देखिए वो तो तय है कि अब एक नया फैसला आया है, पूरा प्रदेश अगले 2 महीने तक चुनाव के माहौल में रंग जाएगा। उस वक्त जाट आरक्षण की बात चल रही थी, तब ये था कि शायद जाट आरक्षण से बात भटकाव हो जाएगी। ये बात ठीक है कि सरकार को फौरी तौर पे एक राहत मिल जाएगी, लेकिन जहाँ तक जल्दबाजी की बात है, मैं इसको अब जल्दबाजी नहीं मानता। कारण अभी जरूरी है करना, लेट हो चुके हैं, डिले हो चुके हैं पब्लिक। और लेकिन शायद ये सही भी है क्योंकि अगेन आपने कहा कि चुनावी माहौल में आ जाएंगे, अटेंशन पूरी मुद्दों से डाइवर्ट हो जाएगी, आप पंचायत चुनाव पर चले जाएंगे, वो धान घोटाले की बात हो या कुछ और, तमाम चीजें वो नेचुरल फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सिर्फ प्रतीक्षा थी सरकार को भी, बाकी लोगों को भी, तो मुझे लगता है कि सरकार को जल्दबाजी कर रही है, पर टाइम पर जितनी जल्दी चुनाव हो वो होना। नागर जी कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? हाँ मेरे से पूछना। देखिए मैडम, फायदा तो मैंने कहा ना अभी रिजल्ट बता देगा। फायदे तो सरकार का, अम्मू जी को फिर आपत्ति होगी, वो तो सारा कुछ हो चुका है। वो केवल अभी फरीदाबाद नगर निगम का जिनका टाइम वो पंचायत से भी पहले खत्म हुआ है, वो आज तक नहीं हुआ क्योंकि हार निश्चित दिख रही है इनको। अगर इनको बीजेपी इतनी उत्साहित है तो हम क्या अपने सिंबल पे कराएं, इनको पता पड़ जाएगा हरियाणा के अंदर सारे के सरपंचों को। हाँ जी, आर्य जी बात उनकी हो रही है ना, वो कह रहे हैं कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आपकी भी है डागर जी, जब आप सवाल करते हैं तो जवाब भी दीजिए। नहीं हम जवाब दे रहे हैं मैडम, मैं जवाब दूं इनकी बात का। बोलिए। अम्मू जी सुनिए बात, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो अब तक नगर निगम तो उससे भी पहले था, मुंबई में खत्म हो चुका है फरीदाबाद का। नागर जी सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी अनेक वर्षों से नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ती आ रही है। अभी जैसे अनिल आर्य जी ने आपसे पूछा क्या सिंबल पे आप लड़ेंगे? हमारी परंपरा नगर पालिका, नगर परिषद का चुनाव लड़ने की रही है, परंतु मैं एक बात कहता हूँ, आज जैसे एक बात कह रहे थे आप कि हम लोग करके देखें, अरे मैदान में आओ ना भैया। तो मैदान आप हरियाणा भाग कौन रहा है? को ना नहीं भाग कौन रहा है? आप सुनो ना भैया, आप लोगों ने कहा कि भैया तो वक्त बताएगा, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, बहुत अच्छा शब्द है आपका, ये वक्त बताएगा। निश्चित तौर पे जो निर्णय आज हरियाणा विधानसभा के अंदर हुआ है, जिसके ऊपर मोहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। और चुनाव के लिए जो आपने कहा, राजबाला कोई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं थी जिन्होंने ये केस सरकार के ऊपर डाला। आज भी उन्होंने एक बयान दिया है कि मैं पुनर्याचिका जाहिर करूंगी, पुनर्विचार। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बिहार के अंदर अभी चुनाव हुआ, सीपीआई, सीपीएम, मुलायम, लालू, सब लोग, कांग्रेस के मित्र, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। क्या मैं समझता हूं राजबाला क्या उसी पार्टी का एक हिस्सा नहीं है? किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? क्या ये इनकी साजिश नहीं है कि सरकार को कैसे बदनाम किया जाए? आपको इन चीजों को बचना चाहिए। लेकिन आप इस बात पे हमारी पार्टी नहीं भटका नहीं दिया। गलत कह रहे हो अनिल जी, क्या बात कर रहे हैं? गलत कह रहे हो आप बिल्कुल। कांग्रेस आप लोग कार्यकर्ता नहीं है, राजबाला सीपीआई सीपीएम की कार्यकर्ता है। क्या ये हाउ डज इट मैटर? आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं अम्मू जी? रिव्यू पिटीशन करने का उनका अधिकार है,
तो फिर सवाल तो तब भी खड़े हो रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि बिहार चुनाव की वजह से इन्होंने यहाँ चुनाव लटका दिए, तो ये बयान तो आते हैं। अब आप कहाँ कर ये बात कर रहे हैं? अगर नवजोत, अगर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, अगर इस प्रकार की बयानबाजी जो राजबाला ने आज की है, वो हमारी बहन हरियाणा की बेटी है, उनको उनके अधिकार से कोई वंचित नहीं कर सकता, परंतु क्या इसमें विपक्ष की साजिश की बू नहीं आती? इन लोगों ने किया हमें बदनाम। नहीं मैडम जी, मुझे लगता है अभी बिहार का जो दर्द है ना बीजेपी का, वो अरे आप अरे भैया जो बिहार का दर्द है ना आपका, मोदी जी ने 31 सभाएं की, बताइए पहली बार सोनिया जी का दर्द, सोनिया जी का दर्द, राहुल जी का दर्द पूरे देश ने देखा है कि ऐसा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारे चौथे पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर के पंचायती राज पे बहुत कुछ लिखा गया है। हाँ। और उसमें एक उसका सार ये है कि ग्राम पंचायतों को और दूसरी संस्थाओं को अधिक से अधिकार दिए जाएं, ताकि ये जो पलायन गांव से शहरों की तरफ हो रहा है शहरीकरण, ये रोका जाए। हाँ। और वो महसूस करें कि उनको वही फैसिलिटीज वहाँ मिले। आवश्यकता इस बात की है अब, क्योंकि बीजेपी सरकार चुनाव मोड में आ गई है, तो आवश्यकता इस बात की है कि उनको न केवल चुने गए प्रतिनिधियों को भी, लेकिन जिस सेंस में गांधी जी चाहते थे कि पूरे ग्राम पंचायत को वो अधिकार मिले जो ग्राम सभाओं की उन्होंने बात की थी, और आवश्यकता इस बात की उनको बलवती किया जाना चाहिए, उनको अधिकार दिए जाने चाहिए अधिक से अधिक, ताकि पंचायती राज सही अर्थों में लागू हो। मैं आपकी बात कांग्रेस और बीजेपी, अब बीजेपी भी ले रही है, नहीं अब बीजेपी ले रही है, हाँ बीजेपी भी ले रही है महात्मा गांधी। आर्य जी आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? देखिए नहीं, चलिए नहीं मैडम देखिए जब पार्टी पे आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो देश ऐसी तरक्की कर गया क्या? बात वो संदर्भ नहीं है, नहीं संदर्भ पंचायती राज की कर रहे हैं। जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे हैं, आप निकाल के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ये है कि पंचायती राज को लागू मैं प्रोफेसर पंचायती राज बिल भी कांग्रेस ले गया, इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों ने जो ये सब किया, क्या गांव के अंदर जो पलायन है वो रुकेगा? निश्चित तौर पे रुकेगा। क्यों? हम ग्राम सचिवालय बनाने हरियाणा सरकार जा रही है, हम गांव के अंदर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, हम गांव के अंदर हम जिस प्रकार से वहां पर विकास की गति को एक सिस्टम बनाने के लिए हम उसको लेके चल रहे हैं। निश्चित तौर पर अनंतराम जी, अगर गांव के अंदर हम वो फैसिलिटी दे पाएंगे, हम तो ये कहते हैं गांव के अंदर इन्होंने सीएलयू शहरों के अंदर बांटे, ये खा गए पूरे प्रदेश को लूटकर कांग्रेस के मित्र। परंतु हम लोग चाहते हैं कि किसान को क्या हक नहीं है कि अपनी जमीन के ऊपर वो बिल्डिंग बनाए? उसको हक है, उसको सीएलयू मिले। नहीं, मैं कह रहा हूँ बात वो नहीं है, बात विकास की। जल्दी विकास कैसे करें? बनेंगी निश्चित तौर पर। अम्मू जी, सरकार आपकी बनी पिछले साल अक्टूबर में, आपके पास इतना समय है, तो अगर कांग्रेस ने इतने घोटाले किए तो आप जांच क्यों नहीं करते? मुझे पता है आपकी पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बहुत सारे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव से यकीनन गांव में कितना विकास हो पाएगा और गांव की तस्वीर कितनी बदल पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। पैंतीस साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास ससुर द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं
फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सेशन से हाईकोर्ट तक, गवाहों से दलीलों तक, कार्रवाई से कानून तक, आरोप से इल्जाम तक, सबसे बड़ी क्राइम रिपोर्ट में देखिए बच गए सुल्तान। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कल सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा, एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। जल्दी से मुझे टोटल दे दो। ऐसे क्यों देख रहे हो भैया, इस बार तो मेरा टोटल में टोटल। मतलब पिछली बार मैंने केवल 1 पैकेट टोटल इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार पूरे खेत में टोटल। अच्छा, तो इस बार मेरा भी टोटल में टोटल। लेकिन आपने तो टोटल नहीं कुछ और ही डाला था। हाँ, पर आपका खेत तो देखा था, इसलिए इस बार मेरा भी टोटल में टोटल। ओहो, फिर तो मेरा भी टोटल में टोटल। पर आपने तो कुछ भी नहीं डाला था। भैया, इस बार गेहूं में खरपतवार नियंत्रण में कोई गलती नहीं, इसलिए मेरा भी टोटल में टोटल, पक्का वादा। लाख टके की बात, अनुभवी या उत्सुक हो किसान, यूपीएल का टोटल है सबके लिए वरदान। अब की बार पास हो गई सरकार, लेकिन कितनी पास होगी छोटी सरकार जो बनेगी कुछ क्वालिफाइड लोगों से।
ये एक बड़ा सवाल है अनिल आर्य जी, कितनी क्वालिफाइड होगी? बदलाव की हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी जो पहले चलिए क्वालिफाइड पर बात करते हैं, कितनी क्वालिफाइड हो जाएगी? देखिए जो और जो जहां पर रिजर्व्ड हैं, ऐसी बातें हुई थी कि जब ये लागू हुआ था ना, जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, फटाफट शादी करने लग गए थे, पढ़ी लिखी बहू आ जाए, बहुत सारी चीजें थी जो होने लग गई थी। सबसे बड़ा संकट क्या होगा कि जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे, हाँ। जो दी गई है शर्तें पूरा नहीं कर रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे थे, हाँ। अब वो क्या कर रहे हैं, मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को, हाँ। कि वो खुद तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ, अपनी पत्नी को देखा कोई नहीं है, बेटे को देखा नहीं है, जो उनकी जो पत्नियां हैं, हाँ। उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ। उसका होगा क्या कि हम पहले इस बात को कहते थे कि जो महिला पंच बनती है, सरपंच बनती है, वो काम नहीं करती, सरपंच पति और पंचपति करते हैं। हाँ। अब वो को ये संकट ना हो कि पंच ससुर और सरपंच ससुर, ये जो चीज है, ये संकट से कैसे निपटेंगे, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने साल बाद भी हाँ। अभी तक ये तय नहीं हो पाया और ये संभव नहीं हो पाया कि जो महिला पंच सरपंच चुनी गई वो अपने आप बिना घूंघट के, घूंघट में कोई इशू नहीं है, लेकिन खुद मुख्तियार होकर आगे आके निर्णय कर सके। आज भी उनकी जगह, मैं वहां छोड़िए आप, मैं गुड़गांव नगर निगम की बात करता हूँ आपसे। गुड़गांव नगर निगम जैसी जगह पर भी जो महिलाएं हैं पार्षद, उनके पतियों का कितना बड़ा दखल रहता है वो हम सब जानते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती सबके सामने होगी, वो सोशल भी है और पॉलिटिकल भी है। हाँ, बिल्कुल। ये प्रॉक्सी जो है ना, प्रॉक्सी गेम, ये समाप्त, इसके और बढ़ेगा, इसकी संभावना पूरी है कि प्रॉक्सी उनके बेटे या उनके पति या उनके ससुर वो आगे आके काम करेंगे बजाय वो, और वो जेब में अपनी मोहर लिए फिरेंगे कि जहाँ मर्जी लगवा लो। इस प्रकार से जो सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए मतलब स्त्रियों का, वो नहीं हो पाएगा। ये एक इसमें संभावना और आशंका है, पूरी आशंका है। नवजोत, एसपी सरपंच पति की प्रथा जो पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है, हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ जो पढ़े लिखे कानून वाली जो बात है, जो आज ये हुआ है, इसका निश्चित तौर पे एक फायदा मिलेगा। देखिएगा आप, एक जैसा अनिल जी ने बात कही, आप आजकल होर्डिंग देखिएगा, होर्डिंग पे आजकल क्या है, पहले हम अपने परिवार की अगर बहू बहन बेटी जो भी है, अगर वो बहू और चुनाव लड़ती थी तो उसका घूंघट कभी पोस्टर के ऊपर भी नहीं आता था, उसका फोटो भी नहीं आता था। परंतु पहली बार ही मुझे देखने को मिला इस चुनाव के अंदर, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया अब तक हो चुकी थी, मैं अपने गांवों का जिक्र करूंगा, मैं अगर सोना और सोना के आसपास के गांवों का जिक्र करूं, पहली बार मैंने देखा सास ससुर का फोटो ऊपर है और नीचे बहू का और उनके पति का फोटो है। निश्चित तौर पे आज इस पढ़ी लिखी प्रथा के लागू होने से, एक सिस्टम के लागू होने से, नए बच्चे, नौजवान बच्चे, ऐसे बच्चे निकल कर आएंगे और ऐसी बहन बेटियां और बहुएं आगे आएंगी जो निश्चित तौर पे इस प्रथा को समाप्त करेंगी, मेरा मानना है। सतवीर डागी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैडम, जहाँ तक बात है हरियाणा प्रदेश की बात, बहुत जागरूक प्रदेश है और राजनीतिक रूप से भी काफी जागरूक है। तो निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, ना करनी चाहिए, वो हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है, उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु एक माहौल जो है ना, थोड़ा सा खुशी, जो और लोग मेहनत कर रहे थे, जो जागरूक थे, कहीं ना कहीं जरूर मायूसी लोगों में, हाँ, इस पे बीजेपी में मायूसी जरूर है, बीजेपी सरकार के प्रति जरूर मायूसी उसमें रहेगी। हाँ। मैं नवजोत इसमें एक बात कहना चाहूंगा, पहली बार हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने और भाजपा की सरकार ने यह निर्णय करने का एक ठोस कदम उठाया। और हमें मालूम है कि निश्चित तौर पे जब कोई अच्छा एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया जाता है तो उसका विरोध भी होता है, और विरोध हमारा हुआ भी, परंतु हमने अपने इस निर्णय के ऊपर अड़े रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आज जीते। मैं एक बात कहता हूँ, हमको जो लोग, ये लोग कहते हैं कि भाई हमें, वो लोग जो निरक्षर हैं वो हमें वोट नहीं करेंगे, हमारा ये मानना है कि इस निर्णय के बाद हर व्यक्ति को, हमारी इस नीति को, क्योंकि काफी लोगों ने इसको सकारात्मक माना है और हरियाणा प्रदेश की चारों तरफ इस निर्णय की प्रशंसा हो रही है। अगर कोई गांव का नौजवान बच्चा या गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति या गांव का फौजी जो पढ़ा लिख के पहले फौज में था और अब वो रिटायर होकर आ गया, अगर वो चुनाव लड़ता है तो निश्चित तौर पे गांव का विकास होगा और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। मेरा सिर्फ ये है कि जो अधिकार आप देने जा रहे हैं, उन अधिकारों की जानकारी उनके पास हो, उनको पता हो, उनको आप कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम को एजुकेशन ऐसे जोड़ दीजिए कि जो चुने जाए वही उन अधिकारियों का उपयोग कर पाए, उनका दुरुपयोग। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता अभी बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रांग फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने लिया, और भले ही उसकी जितनी मर्जी आलोचना हुई लेकिन उसका असर जो बहुत अच्छा होगा। उसी पर हमने सवाल ये भी किया था कि क्या आपकी पार्टी इन टोटलिटी ये डिसाइड करेगी। एक बयान है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, हम वो भी सुनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। लोकसभा में सांसदों पर और विधानसभा में विधायकों पर भी लागू होना चाहिए। हम यही मानते हैं कि इस विषय में होना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी क्योंकि केंद्र सरकार की है, पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट में जो हमारा ग्रीन पॉजिटिव कानून है उसके अंदर यदि संशोधन होता है तो निश्चित रूप से हम उसके समर्थक होंगे। जब ये बात आती है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसका फैसला केंद्र सरकार करेगी, कानून बनेगा, लेकिन बतौर पार्टी आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कम से कम कानून बने ना बने, केंद्र सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन बीजेपी किसी भी अनएजुकेटेड बंदे को या जो शर्तें रखी गई थी उन पैरामीटर्स को ना पूरा करने वाले को हम टिकट नहीं देंगे, तब शायद एक बड़ी बात होगी। अनिल आर्य जी, इस बात पे अमूल स्वीकृति दे चुके हैं, हाँ, हम ऐसा करेंगे। हाँ, अब इन्होंने अपनी तरफ से कहा है, पार्टी की तरफ से ये तो बेटर जानते हैं। हाँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री एक बात कह रहे थे कि केंद्र सरकार, हाँ, जो बात प्रोफेसर साहब ने कही थी मैं उसका समर्थन करता हूँ। हाँ, कि सरकार आपकी, आप मेजोरिटी में है विधानसभा, हाँ, में आप कर सकते हैं, एक प्रस्ताव पारित करके भेजिए केंद्र सरकार को कि हरियाणा ये चाहता है कि जो भी पहल उस पर भी होनी चाहिए। अनिल माननीय मुख्यमंत्री ने जो लास्ट में अंतिम जो कही कि अगर वो ऐसा करते तो हमें समर्थन करेंगे, और हम समर्थन अगर क्यों पहल कीजिए, मैं वही करूँ, पहल कीजिए। देखो नवजोत, निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, हम पहल इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि प्रदेश में, मुझे एक काम करा दीजिए। सर अनिल सुनिएगा, हम लोगों ने जब पंचायत का निर्णय किया, हम लोकल बॉडी का निर्णय करें, तो हम विधानसभा की शुरुआत भी हरियाणा से करना चाहेंगे निश्चित तौर पे। वही तो हम कह रहे हैं मुझे, आप लीड कीजिए। जब आपने कहा कि हमने ये डिसीजन लिया डिस्पाइट ऑपोजिशन, आप अपनी हरियाणा भाजपा से प्रस्ताव पास करा के केंद्र को भेजो। देखिएगा, सुन लीजिए, भाजपा ये चाहती है कि पूरे प्रदेशों में, पूरे देश में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, भाजपा जहाँ भी टिकट देगी वो केवल और केवल पढ़े लिखे लोगों को टिकट देगी। ये केंद्रीय तौर पर कम से कम बीजेपी हरियाणा में तो कर ही दीजिए, जहाँ पर आप इतना बड़ा ये सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं। मैं तो पूरे देश की भी बात नहीं करती, मैं तो हरियाणा की बात करती हूँ, कम से कम वहाँ तो कीजिए, सेट एन एग्जाम्पल। अनिल आर्य वर्षों से भाजपा के ऊपर लिखते आ रहे हैं और मैं समझता हूँ मुझसे कहीं अधिक ज्यादा भाजपा के विषय में जानते हैं। हमारी पार्टी के अंदर एक पद्धति है, निश्चित तौर पे जो आपका सुझाव है एक सकारात्मक सुझाव है कि क्यों ना हम हरियाणा से शुरुआत करें। मैं तो ये कह निश्चित तौर पे बिल्कुल, अगर ऐसी शुरुआत, आप पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के सभी लोग आपके चैनल को देखते हैं, आपकी डिबेट्स को देखते हैं, निश्चित तौर पे मेरा भी ये मानना है और मैं आपकी बात को निश्चित तौर पे जल्द से जल्द अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी के माध्यम से ऊपर भी कहने की बात करूंगा। क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड्स हो जाएंगे। हम सिर्फ पंचायतों को ही एजुकेट करने की बात क्यों करें? क्या उन विधायकों का, उन मंत्रियों का एजुकेटेड होना ज्यादा जरूरी नहीं है जो बड़े फैसले करते हैं? नवजोत, आप कम से कम जो आरोपों से, नवजोत आप शिक्षा मंत्री 12 पास है। नवजोत, आप इस विषय को काफी टाइम से इस बात पर जब भी इस विषय पर बहस हुई आपने कहा है, और निश्चित तौर पे आपने पॉजिटिव कहा, सकारात्मक कहा है, और हमें इस मानने में क्या आपत्ति है। निश्चित तौर पर हरियाणा शुरुआत होगी, उम्मीद कर सकते हैं। फाइनल कमेंट्स। हाँ, देखिए मैडम जी, बात जो अभी अम्मू जी कह रहे हैं, इनकी बीजेपी पार्टी क्या निर्णय करती है वो तो इनका अंदरूनी मामला है, परंतु जहां तक इनकी विश्वसनीयता किसी बात पे है, हरियाणा के आप लोगों की बात कर रहे हैं तो भाई स्वामीनाथन आयोग, कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, उसको भी आप लागू करिए। जो हमारे कर्मचारी, एक मिनट मैडम, जो कर्मचारी आज आंदोलन पे बैठे हैं उनको भी लेके आइए। मैंने तो कहा कि मुद्दे से आज भटक रहे हैं। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा, मैं मैडम मुद्दे से नहीं भटक रहा। देखिए एक मिनट मैडम, हरियाणा प्रदेश, क्योंकि बहुत से लोग जो पंचायती चुनाव का समय से इंतजार कर रहे थे, आज उनका इंतजार खत्म हुआ है, एक फैसला आया है, मैडम वो एक नई उम्मीद। उस फैसले की बातें हो चुकी। मैंने ये कहा है कि जितनी अगर चिंता वाकई है इनको हरियाणा प्रदेश की है, कृषि प्रधान देश है, मैं तो इनसे कहता हूँ आप स्वामी, आप नहीं है, हमने रेट बहुत दिया मैडम, बहुत रेट दिया मैडम। नवजोत, हमने तो 5 साल आपकी भी सरकार, हमने बहुत दिया है मैडम। नहीं 10 साल आपकी भी दिया है रेट मैडम, 400 से मैडम 1400, तो एक ही बात, 800 से 1400 पे लाए। एक ही बात में कंक्लूड है, इनको इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेटर एंड स्पिरिट में लागू करना चाहिए। ऐसा है
400 से 44 पे आने वाली कांग्रेस आज हमें सलाह दे रही है। मेरी बात मैं कुछ और कह रहा हूं। आप अपना देखिए ना। नहीं मैडम, झबुआ में देखिए क्या हुआ है इनका, हम बिहार में देखिए क्या हुआ है। नहीं आप ये कमेंट करो, दिल्ली में क्या हुआ है आपका, कैसी बात कर रहे हैं आप। फैसला स्वागत करने योग्य है। हमारे प्रतिनिधि पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन इसका अधिकतम लाभ तब हो पाएगा कि उनको स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार होंगे। साथ ही जो हमारे नगर निकाय, नगर निगम, एमएलए और एमपीज वो भी पढ़े लिखे हों। अगर वहां तक ये बात नहीं पहुंचती है तब ये बेईमान है। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो एक बड़ा सवाल जरूर हम आज भी छोड़े जा रहे हैं। भले ही एक बड़ा फैसला आया है आज हरियाणा की जनता के लिए कि पढ़े लिखी छोटी सरकार होगी अब उनकी, लेकिन बड़ी सरकार भी जब तक पढ़ी लिखी लोगों की नहीं होगी तब तक ये सब बेमाने जरूर होगा। अब एक उम्मीद और एक सवाल बीजेपी के लिए ये जरूर कम से कम हरियाणा में बना रहेगा कि क्या वो इन टोटलिटी ये फैसला करेगी कि आगे जिसे भी वो टिकट दें, वो विधानसभा में हो या फिर कहीं भी, वो कम से कम पढ़ा लिखा और इन पैरामीटर्स को, इन शर्तों को पूरा करता हो। और ये सवाल हम बरकरार रखेंगे जब तक जवाब नहीं मिलता। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।